नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र का दृष्टि करंट अफेयर्स, जो यूपी पीसीएस से 20-25 दिन पहले हर साल मैंने आती है। और ये दोस्तों एक सारगर्भित कवर करती है। इससे बाहर आपको बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है। 1% जो आसमान से पूछे जाते हैं उसके लिए आप 50 तो भी मैगजीन पढ़ लेंगे तो कवर नहीं होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये पार्ट 3 वीडियो है। और पार्ट 3 पढ़ने से पहले आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, ताकि आपका सीक्वेंस और फ्लो बन जाए। तो चलिए दोस्तों, समय मैंने वेस्ट न करते हुए हम लोग आगे चलते हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आजकल देख रहे हैं समाचार पत्र और रेडियो पर भी आप देख रहे हैं, हर जगह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। उसी के क्रम में दोस्तों ये आज़ादी का अमृत महोत्सव सरकार मना रही है, और ये 2023 तक चलेगा। चलिए अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर डिटेल इसके बारे में। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। क्या है? एक श्रृंखला है। यह महोत्सव जन भागीदारी की विचारधारा के साथ जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। जन भागीदारी की विचारधारा, देखिए हम लोग दोस्तों इसको पढ़ने के दौरान जो महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगी उस पर फोकस किया जाएगा और उसको हाईलाइट किया जाएगा, ठीक है ना। यह कार्यक्रम पूरे देश में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा आयोजित किया जाएगा, तथा देश के बाहर भारत के दूतावासों में भी इसका आयोजन किया जाएगा। देश के बाहर भारत के दूतावासों में भी इसका आयोजन होगा। अब देखिए यहाँ से क्या फैक्ट निकल के आते हैं हम लोग के परीक्षा के लायक। तो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2022 के 75 सप्ताह पूर्व देख रहे हैं क्या कह रहा है, भारत की स्वतंत्रता की। ये सब आपसे कूट में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। देखिए हम लोग का काम है जिस तरह से पूछ रहा है उस तरह से पढ़ना, ठीक है ना। हम लोग सजेस्ट नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार से आप प्रश्न पूछिए। जिस प्रकार से पूछ रहे हैं उसके अनुसार हम लोग को ढालना होगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कब शुरू हुआ, और यहाँ से आप इस चीज़ का आंसर निकल करके भी आ जाएगा। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ कब हो रही है? 15 अगस्त 2022 को, कि 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया गया, ठीक है ना। कहाँ से लॉन्च किया गया? साबरमती अहमदाबाद गुजरात। चलिए, यह पहल 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी, ठीक है ना। इधर से शुरू हुई है और 23 तक जारी रहेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में नीतियों और योजनाओं को तैयार करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति, नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। देखिए यही हिंदी और अंग्रेजी में अंतर है दोस्तों, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि ये क्रियान्वयन बोलने में भी थोड़ा उल्टा है, और समस्या ये है कि ये इसको मास समझता भी नहीं है। अभी अब तमिल से बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसीलिए थोड़ा सा हिंदी आज के आधुनिक जीवन में थोड़ा सा पीछे हो रही है। नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, देख रहे हैं ये कितना समझ में आ रहा है। नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया गया है। तो नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे आपके। आज़ादी का अमृत महोत्सव
मनाने हेतु सुझाव एवं नीतिगत दिशा निर्देश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 259 सदस्यीय एक समिति भी गठित की गई है। कितने सदस्य हैं? 259। आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय सहयोगी की भूमिका में रहेगी। तो देखिए दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो है, गृह मंत्री नरेंद्र मोदी हो गए और इस टोटल कार्यक्रम के अध्यक्ष जो मोदी जी हो गए, गृह मंत्री अमित शाह, और टोटल कार्यक्रम की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और सहयोगी की भूमिका, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उद्देश्य निम्नवत हैं। इसके जरिए आज़ादी से जुड़े अनेक नाम जो इतिहास के पन्नों में दबे पड़े हैं, अनसंग हीरोज को सामने लाना है। ठीक है ना, अनसंग हीरो, देखिए ये अंग्रेजी का चीज है, ठीक है ना, अनसंग हीरोज, ये जो लिखा है दबे पड़े, अनसंग हीरोज को सामने लाना है। 1857 से 1947 के मध्य चले स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देशवासियों तथा युवा पीढ़ी को देना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के सामने 75 वर्षों की उपलब्धियों का प्रदर्शन करना तथा अगले 25 वर्षों के लिए देश के संकल्प की एक रूपरेखा तैयार करना। ये सब चीज़ें आपसे कूट में पूछी जा सकती हैं और ये बहुत चर्चित चल रहा है, तो इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के सामने 75 वर्षों की उपलब्धियों का प्रदर्शन करना तथा अगले 25 वर्षों के लिए देश के संकल्प की एक रूपरेखा तैयार करना। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के लिए निम्न 5 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। जिस तरह से हमारे इस बार बजट के 6 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं और इससे खूब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। जो बजट के 6 स्तंभ हैं उससे खूब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी प्रकार से ये 5 स्तंभ देख लीजिए। स्वतंत्रता संग्राम, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा 75 वर्ष पर विचार, उपलब्धियां, कार्य, संकल्प। तो क्या 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 हो गया दोस्तों? स्वतंत्रता संग्राम, विचार, उपलब्धियां, कार्य और संकल्प। स्वतंत्रता संग्राम, विचार, उपलब्धियां, कार्य, संकल्प, इन पांचों को आप याद रखेंगे, पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना। अब देखिए, युवा प्रधानमंत्री योजना 29 मई 2021 को उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना, युवा प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। युवा का आपका फुल फॉर्म पूछ लेगा दोस्तों, ठीक है ना, कि जो पीएम युवा स्कीम है उसमें युवा का मतलब क्या है, तो मेंटरिंग यंग ऑथर्स। चलिए, को लॉन्च किया है, ठीक है ना। कब लॉन्च किया है? 29 मई 2021 को। इस युवा योजना के संदर्भ में युवा का पूर्ण रूप, ठीक है दोस्तों, ये नहीं, देखिए ये होगा, युवा योजना के संदर्भ में युवा का पूर्ण रूप यंग अपकमिंग वर्सटाइल ऑथर्स, इसको स्टार करके रखिए, ठीक है ना, क्योंकि ये पूछने लायक एकदम, देखिए दिया भी हुआ है, यंग अपकमिंग वर्सटाइल ऑथर्स है। युवा योजना परियोजना आज़ादी का अमृत महोत्सव का अंग है। युवा योजना इंडिया @75 परियोजना आज़ादी का अमृत महोत्सव का अंग है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0,
देश में प्रतिरक्षण इम्यूनिटी, देश में प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने एवं उसे ऊर्जावान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष नाम से सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। ठीक है ना। कब शुरू किया गया दोस्तों? 25 दिसंबर 2014। मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य देश के सभी बच्चों 2 वर्ष की आयु तक के एवं गर्भवती महिलाओं का तीव्र गति से 100% टीकाकरण करना था। ठीक है ना। तो मिशन इंद्रधनुष दोस्तों 25 दिसंबर 2014, याद रखेंगे सब। आप जानते हैं, परीक्षा दिए आप जानते हैं कि सब डेट पूछ लेता है। महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं, जब कब शुरू हुई थी, कहाँ से लॉन्च हुई थी, ये सब पूछता है। अगस्त 2017 तक मिशन इंद्रधनुष के 4 चरणों का सफल संचालन किया गया। टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक सघन और घनीभूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2017 को सघन मिशन इंद्रधनुष इंटेंसिफाइड इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया। देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 को दिसंबर 2019 से 2020 तक के मध्य संचालित किया गया। ठीक है ना। तो इसमें आपको दोस्तों 2 चीज याद रखना है। ठीक है ना। ये 25 दिसंबर 2014 और उसके बाद 8 अक्टूबर 2017, क्योंकि ये इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 IMI 3.0 का शुभारंभ किया। पोर्टल और इस मिशन के परिचालन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है उसी को प्रोनाउंस कर रहे हैं हम, इसलिए कि सबको करने पर आदमी बस एक रेडियो समाचार हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ दिखता नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है ना। रेडियो में इसलिए सब कुछ बोली जाती है समाचार में, क्योंकि जो भी आपके पास बातें पहुँच रही हो साउंड के माध्यम से पहुँच रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिख भी रहा है। आप फोकस करिए जिस चीज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इस मिशन को 22 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 के मध्य 15-15 दिनों के 2 दौर 2 राउंड्स में संचालित किया गया। IMI 3.0 मिशन इंद्रधनुष इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 को 29 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्व चिन्हित 250 जिलों शहरी क्षेत्रों में संचालित किया गया। ठीक है ना। तो 29 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों 250 जिला या शहरों में जो ये पहले से किया गया था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 15-15 दिनों के 2 दौर ये जो इस बीच में है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। IMI 3.0 का फोकस मुख्यतः ऐसे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं पर था जो कोविड-19 महामारी के कारण टीकाकरण से वंचित रह गए थे। इस मिशन के अंतर्गत प्रवासन स्थलों से पलायन करने वाले लाभार्थियों और सुदूर क्षेत्रों के लोगों को लक्षित किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत प्रवासन स्थलों से पलायन करने वाले लाभार्थियों और सुदूर क्षेत्रों के लोगों को चिन्हित किया गया है। मिशन के तहत देश के सभी जिलों में 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है ना। देश के सभी जिलों में। आगे चलते हैं दोस्तों। एक देखिए चमोली त्रासदी, ये भी एक न्यूज में था। कभी चिपको आंदोलन की जन्म स्थली रहा चमोली हाल ही में फिर से चर्चा के केंद्र में रहा, लेकिन इस बार कारण भविष्य की राह दिखाने वाला कोई आंदोलन नहीं, अपितु स्वयं वर्तमान को ही किसी बुरे स्वप्न सरीखा बनाकर रख देने वाला
वाली एक त्रासदी रही। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। स्मरणीय तथ्य में देखते हैं, चमोली उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत की ढलान पर एक ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा व ऋषि गंगा नदी में आई बाढ़ ने तटवर्ती इलाकों में भीषण तबाही मचाई। कौन कौन सी नदी? धौली गंगा व ऋषि गंगा नदी में आई बाढ़ ने तटवर्ती इलाकों में भीषण तबाही मचाई। इस बाढ़ के फलस्वरूप तपोवन, विष्णुगढ़ माने 250 मेगावाट एवं ऋषि गंगा लघु जल विद्युत परियोजना सर्वाधिक प्रभावित हुए। तपोवन, विष्णुगढ़ और ऋषि गंगा लघु विद्युत जल परियोजना सर्वाधिक। अब देखिए, उल्लेखनीय है कि ऋषि गंगा नदी अलकनंदा नदी की सहायक है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ऋषि गंगा नदी अलकनंदा नदी की सहायक है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस आपदा का मूल करीब 5600 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक हैंगिंग ग्लेशियर था, जिसके टूटने से भूस्खलन, रॉक एवलांच हुआ एवं एक कृत्रिम अस्थायी बांध बन गया। एक कृत्रिम अस्थायी बांध बन गया जो आगे होने वाली तबाही का कारण बना। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह ग्लेशियर एक अपक्षयित माइका चट्टान के ऊपर स्थित था। अपक्षयित माइका चट्टान के ऊपर स्थित था। तापमान में अस्थिरता से इसकी दरारों में लगातार पानी एवं बर्फ का आपस में रूपांतरण होता रहा, जिससे यह आधारिक चट्टान अत्यंत भंगुर हो गई और गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्लेशियर सहित टूट गई। वहीं कुछ भूगर्भ शास्त्री मानते हैं कि यह हैंगिंग ग्लेशियर समय के साथ अपनी क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गया था, अतः हल्का सा वाह्य बल भी इसे तोड़ने हेतु काफी था। एक तीसरी अवधारणा ने तापमान में वृद्धि को इसका कारण माना, जिसके कारण बर्फ पिघलकर माइका की दरारों में पहुंची, जिससे चट्टानें चिकनाहट से भर गईं व ग्लेशियर फिसल कर टूट गया। ये अलग अलग धारणाएं हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, चमोली के बारे में लिखा है। उत्तराखंड के चमोली जिले का माना गांव में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना। माना गांव में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। इस हर्बल पार्क को केंद्र सरकार की प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा योजना के तहत विकसित किया गया है। हर्बल पार्क माना गांव सबसे ऊंचाई पर, इतना याद रखेंगे। यह 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत चीन सीमा के करीब है। भारत चीन सीमा के करीब है। माना चीन की सीमा से लगे चमोली में अंतिम भारतीय गांव है। क्या कह रहा है कि माना गांव जो है चीन की सीमा से लगे चमोली में अंतिम भारतीय गांव है। तो इसका मतलब कि दोस्तों, चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है चीन की बॉर्डर से सटा हुआ है उत्तराखंड का। ठीक है ना। उस चमोली डिस्ट्रिक्ट में माना गांव जो है एकदम अंतिम छोर पर है। अब देखिए, रतले पनबिजली परियोजना 20 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 850 मेगावाट क्षमता की रतले पनबिजली परियोजना में इतने करोड़ रुपए के निवेश को स्वीकृति प्रदान की। यह परियोजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर स्थित है।
तो रतले परियोजना जो है तो किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जब नदी पर है तो। अब देखिए, रतले पनबिजली परियोजना एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। रन ऑफ द रिवर परियोजना है। रतले परियोजना का कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एवं और जम्मू और एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी वाली एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जाएगा। इस उद्यम कंपनी का निगम इतने को किया गया है जिसमें इक्विटी इतने और इतने है, ठीक है ना। ये इनकी हिस्सेदारी बता रहा है। जो चीज़ हम लोग महत्वपूर्ण होगा उनको देखेंगे। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार के इक्विटी योजना के रूप में इतने करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करने के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर को सहयोग प्रदान कर रही है। आंतरिक संसाधनों से इतने करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस परियोजना को 60 माह की अवधि के अंदर चालू किया जाएगा। 60 माह की अवधि मतलब 5 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जम्मू एवं कश्मीर में निर्माणाधीन प्रमुख पनबिजली परियोजनाएं, ठीक है ना दोस्तों। कैसी? निर्माणाधीन। तो ये आपको देखना चाहिए, उधर से प्रश्न पूछता है। क्वार पनबिजली परियोजना किश्तवाड़ चेनाब, देख रहे हैं ये सब तो चेनाब नदी पर ही है। और नीचे कौन से है दोस्तों? ये भी चेनाब है, एक ही झेलम पर है, ठीक है ना। किश्तवाड़ जिला, किश्तवाड़ जिला और ये भी किश्तवाड़ है, ये बारामूला हो गया, ठीक ना। आइए देखते हैं क्वार पनबिजली परियोजना, थोड़ा सा रिलेट करके देखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्वार पनबिजली परियोजना दोस्तों किश्तवाड़ चेनाब। किरथाई सेकेंड पनबिजली परियोजना किश्तवाड़ चेनाब। अब देखिए सावलकोट पनबिजली परियोजना रामबन चेनाब। और दोस्तों उरी फर्स्ट जो है ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट झेलम पर है। दुलहस्ती तो ये बस इतना याद रखेंगे कि उरी किस पर है दोस्तों? झेलम पर है। झर अगर याद रखेंगे, झर तो उरी जो हो गया दोस्तों झेलम पर हो गया। और दुलहस्ती जो है चेनाब पर। तो हम लोग ये देख रहे थे दोस्तों, ये लोकेशन छोड़िए, जगह नहीं पूछता ज़्यादा कि कहाँ पर है। अंतिम वो थोड़ा सा डीप जाएगा तब पूछेगा। लेकिन आप इतना याद रखिए कि उरी जो है झेलम पर है, बाकी सभी किस पर हैं? चेनाब पर हैं। दुलहस्ती उलस्ती सब चेनाब पर हैं। अब देखिए भारत नवाचार सूचकांक 2020, इसमें क्या कह रहा है कि भारत की मेक इन इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत पहलों में नवाचार का केंद्रीय स्थान है। भारत की मेक इन इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत पहलों में नवाचार का केंद्रीय स्थान है। इस संदर्भ में नीति आयोग द्वारा प्रारंभ अटल इनोवेशन मिशन विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो स्कूलों से लेकर उद्योगों के स्तर तक नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित करने का एक सफल प्रयास है। जो स्कूलों से लेकर उद्योगों के स्तर तक नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित करने का एक सफल प्रयास है। इस दिशा में अगला कदम बढ़ाते हुए नीति आयोग ने अक्टूबर 2019 में भारत नवाचार सूचकांक की प्रथम संस्करण को लॉन्च किया, जो भारत में राज्य स्तर पर नवाचार परितंत्र का विश्लेषण करने तथा उसे बढ़ावा देने का एक उपयोगी साधन है।
का द्वितीय संस्करण जारी किया। ये जो था दोस्तों शुरू किया था प्रथम संस्करण। अब देखिए, इस रिपोर्ट को तैयार करने में गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ये कंपटीशन से बना है दोस्तों, ठीक ना। IFC इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ज्ञान भागीदारी के रूप में शामिल रहा, नॉलेज पार्टनर। तो IFC जो दोस्तों और ये कंपटीशन से बना है, कॉम्पिटिटिवनेस हो गया। चलिए थोड़ा सा आप इसको प्रोनाउंसिएशन को देख रहे हैं। अब देखिए, इस सूचकांक को निम्न 2 मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। कौन? इनेबलर्स और परफार्मर्स। इनेबलर्स कौन है दोस्तों? इस सूचकांक में नवाचार हेतु किए गए निवेश, इनोवेशन इनपुट को इनेबलर्स के माध्यम से मापा गया है। निवेश को इनेबलर्स के माध्यम से मापा गया है। अब देखिए, परफॉर्मेंस के अंतर्गत कौन किसको किसको रखा गया है? किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित नवाचार संबंधी गतिविधियों के परिणाम को इस शीर्षक के तहत शामिल किया गया है। रिजल्ट या आउटपुट, ये था इनपुट और ये आउटपुट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इस सूचकांक में भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में 0 से लेकर तक 100 के पैमाने पर स्कोर प्रदान किए जाएंगे, जहां 0 सबसे खराब प्रदर्शन को तथा 100 नवाचार के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को इंगित करता है। भारत नवाचार सूचकांक में समग्र रूप से भारतीय राज्यों का स्कोर 23.4 और 15 में कितने था दोस्तों? 15.6 है। तो भारत नवाचार सूचकांक में समग्र रूप से भारतीय राज्यों का, समग्र रूप से का मतलब आप कह लीजिए कि औसत कह लीजिए, जो यहाँ नवाचार के संदर्भ में विकास एवं सुधार की अपार संभावना को प्रदर्शित करता है। जब 23.4 है तो जाहिर सी बात, तभी संभावना ज़्यादा ना है। आपका स्कोर 100 है तो प्रत्येक पर बांटा जा रहा है, तो 19 में 15.6 था और ये जो दोस्तों 20 में 23.4 है। बड़े राज्यों में कर्नाटक स्कोर इतने के साथ प्रथम स्थान पर तथा बिहार इतने के साथ अंतिम 17वें पायदान पर है। और बीच में क्या होंगे दोस्तों? एक ही रैंक पर 2-2 होंगे, 3-3 होंगे, इस प्रकार से। इसीलिए इतने में 1 से लेकर 17वें स्थान तक में सभी सिमट गए। बड़े राज्यों में कर्नाटक प्रथम स्थान पर तथा बिहार दोस्तों अंतिम 17वें स्थान पर है। उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में नवाचार के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश दोस्तों का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ प्रथम रहा, जबकि मेघालय अंतिम स्थान पर है। ठीक है ना, उत्तर पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों में। केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों की राज्यों की श्रेणी में दिल्ली प्रथम स्थान पर इनोवेशन के क्षेत्र में, जबकि लक्षद्वीप को अंतिम स्थान, लक्षद्वीप को दोस्तों अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। यह बिना किसी वर्गीकरण के भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि तो इस दृष्टि से नवाचार के संदर्भ में दिल्ली सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। अगर ये ना देखा जाए कि ये राज्य है या केंद्र शासित है या क्या है, तो दिल्ली का दोस्तों सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, क्योंकि देख रहे हैं कि दिल्ली का स्कोर जो है 46.6 है। आइए यहाँ पर देखते हैं। राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर था 42 स्कोर के साथ 42.5 और इनेबल्स घटक के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य।
तो बड़े राज्य में केरल, सिक्किम और इधर चंडीगढ़। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप दिल्ली को याद रखिए। फिर इधर ये दिया हुआ था हिमाचल, प्रथम स्थान पर कर्नाटक बिहार, ठीक ना, कर्नाटक बिहार। और देखिए इन सभी तीनों श्रेणियों को याद रख लीजिए, कर्नाटक बिहार, हिमाचल मेघालय, और फिर इधर हो गया दिल्ली लक्षद्वीप। इनमें दिल्ली का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। प्रदर्शन घटक जिसे वहां पर देख रहे थे ना, दो श्रेणी थी, उसी में कह रहा है कि दो श्रेणियों प्रदर्शन घटक के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य: कर्नाटक, उत्तराखंड, दिल्ली। तो इसको देख लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश इसी में आपका 5वें स्थान पर है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। और यहाँ पर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश हम लोग का था कि नहीं। देखिए इनेबलर्स घटक, ठीक है ना, इनेबलर्स में उत्तर प्रदेश शीर्ष 5 में नहीं है। शीर्ष 5 में उत्तर प्रदेश यहाँ पर नहीं है इनेबलर्स के घटक में। जबकि प्रदर्शन घटक के संदर्भ में दोस्तों शीर्ष 5 में उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे चलते हैं। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है, 22.85 स्कोर के साथ, जबकि पिछले साल इसे 7वां स्थान प्राप्त हुआ था। इसका मतलब कि आप और नीचे आ गए। इसको देख लीजिए, जहाँ यूपी आए या जो भी आप जिस राज्य से बिलोंग करते हो, बिहार वाले लोग बिहार का, मध्य प्रदेश वाले मध्य प्रदेश का, राजस्थान वाले राजस्थान का, ये जिस भी राज्य से हैं, तो आप अपने स्टेट को जरूर ख्याल करेंगे, क्योंकि उस स्टेट का अगर एग्जाम देना है तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों 9वां स्थान है। और स्कोर क्या है, 22.85। और पिछले साल जो दोस्तों 2019 में था, इसका 7वां स्थान था। इसका मतलब उत्तर प्रदेश दो पायदान नीचे हो गया। इसी प्रकार इनेबलर्स घटक के संदर्भ में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को 16वां स्थान, जबकि प्रदर्शन घटक के संदर्भ में 5वें स्थान पर। तो इसको याद रखिए दोस्तों, ठीक है ना। अगर ये याद रह जाए तो बड़ी बात है भाई, आप कंप्यूटर बन सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन इसको तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश का स्थान क्या था दोस्तों, ओवरऑल 9वां स्थान था बड़े राज्यों में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ रेल कनेक्टिविटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भारत के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में निर्मित किया गया है। 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर इस स्मारक का उद्घाटन किया गया था, ठीक ना। 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर इस स्मारक का उद्घाटन किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। ये पूछा गया कई बार दोस्तों, ठीक है ना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई, जैसे अभी बार बार पूछा जाएगा, 182 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया नामक स्थान पर स्थित है। नर्मदा जिले में केवड़िया नामक स्थान पर स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रख्यात मूर्तिकार श्री राम वी सुतार ने डिजाइन किया है। तो 31 अक्टूबर 2018 ये सदियों तक याद किया जाएगा, ठीक है ना। इस डेट को कि कब बना था, तो सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर 182 मीटर ऊंची प्रतिमा, जो विश्व की सबसे ऊंची है, नर्मदा जिले में केवड़िया नामक, किश्तवाड़ तो जम्मू कश्मीर में था दोस्तों ना। चलिए
और ये श्री राम भी सुतार को भी याद रखेंगे, राम भी सुतार इसका डिजाइन किए हैं इसका। अब देखिए संस्मरणित है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न स्थलों से केवड़िया को जोड़ने के लिए 8 नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत के विभिन्न स्थलों से केवड़िया को जोड़ने के लिए 8 नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने दाभोई चंदोड़ ब्रॉडगेज चंदोड़ ब्रॉडगेज रेल लाइन, चंदोड़ केवड़िया नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन सहित अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये शुरू हुई हैं जैसे अलग अलग। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दाभोई चंदोड़ ब्रॉडगेज और चंदोड़ केवड़िया नई ब्रॉडगेज। ये दोस्तों 8 ट्रेनें हैं, ठीक है ना। महामना एक्सप्रेस केवड़िया से वाराणसी, दादर केवड़िया एक्सप्रेस दादर से केवड़िया, जन शताब्दी अहमदाबाद से केवड़िया। एक स्थान आपका केवड़िया रहेगा, ठीक है ना। इन सभी में एक स्थान केवड़िया रहेगा। और केवड़िया से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली, निजामुद्दीन केवड़िया संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति। रीवा चेन्नई प्रतापनगर मेमू ट्रेन, केवड़िया, देख रहे हैं ना। ये दोस्तों अप और डाउन वाली ट्रेनें हैं। एक प्रतापनगर से केवड़िया, दूसरी केवड़िया से प्रतापनगर। आइए देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार जन शताब्दी एक्सप्रेस को नवीनतम विस्टाडोम पर्यटक कोच से लैस किया गया है। जन शताब्दी एक्सप्रेस को नवीनतम विस्टाडोम पर्यटक कोच से लैस किया गया है। इन ट्रेनों को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए निर्बाध रेल संपर्क प्रदान करना है। ज्ञातव्य है कि न्यू केवड़िया रेलवे स्टेशन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। न्यू केवड़िया रेलवे स्टेशन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से दोस्तों 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखिए सी प्लेन सेवा। 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर के अवसर पर उड़ान योजना के अंतर्गत देश की पहली व्यावसायिक सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर 2020 को सी प्लेन सेवा शुरू की गई। 31 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया नर्मदा जिला गुजरात एवं साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद के मध्य देश की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया। अब देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एवं साबरमती रिवर फ्रंट के मध्य, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया और इधर दोस्तों साबरमती रिवर फ्रंट, साबरमती नदी का जो सुंदर किनारा उसके बीच देश की पहली, इसको याद रखिएगा, देश की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया। तो आपको इसी तरह से पूछ लिएगा देश का पहला सी प्लेन सेवा का माने संचालन कहाँ किया गया है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकेशन आप जानते हैं केवड़िया जो है दोस्तों, स्थान है नर्मदा जिला है गुजरात है, और साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद। तो केवड़िया और अहमदाबाद के बीच शुरू किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने केवड़िया एवं साबरमती रिवर फ्रंट स्थित एक जल एरोड्रोम का भी उद्घाटन किया।
उल्लेखनीय है कि गुजरात में सी प्लेन की सेवाओं की शुरुआत करने हेतु जुलाई 2020 में गुजरात सरकार, नागर विमान मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। साबरमती रिवर फ्रंट एवं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मध्य सी प्लेन सेवा स्पाइस जेट एयरलाइंस द्वारा संचालित की जाएगी। यह सेवा एक दिव्य इंजन ट्विन इंजन एवं 19 सीटों वाले वाइकिंग आटर सी प्लेन द्वारा संचालित की जाएगी। ठीक है ना, देखिए क्या कह रहा है। यह सेवा एक द्वि इंजन ट्विन इंजन एवं 19 सीटों वाले वाइकिंग आटर सी प्लेन द्वारा संचालित की जाएगी। तो उसमें कितने सीटों की संख्या है दोस्तों? 19 लोग बैठ सकते हैं। अब आप लोग कहें कि हम लोग तो मोटरसाइकिल पर 4 लोग बैठ जाते हैं, ये तो प्लेन की बात है। तो उस हिसाब से 19 गुणे 2 या 3 कर सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के बारे में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। ठीक है ना, किस मंत्रालय की है? कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय। इस योजना का कार्यान्वयन अर्थात इम्प्लीमेंटेशन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC द्वारा किया जा रहा है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का प्रमुख उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योगों हेतु प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे बेहतर आजीविका प्राप्त करने में उनकी मदद की जा सके। 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे के अवसर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 का शुभारंभ किया गया। ठीक है ना, ये याद रखिए। और इसको भी कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय कई बार पूछ लेता है। ठीक है ना, और इसका जो दोस्तों कार्यान्वयन किया जा रहा है NSDC याद रखेंगे। आइए चलते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास 1.0 के सफल कार्यान्वयन के बाद वर्ष 2016 में 2.0 आ गया, 1 साल बाद। ठीक है ना, और इतने के तहत वर्ष 2020 के तक कुल 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि 15 जनवरी 2021 को 3.0 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया गया। 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 717 जिलों में लॉन्च किया गया। 717 जिलों में लॉन्च किया गया। और 28 साथ कितना होता है दोस्तों? 36। ये भी याद रखिएगा इन दोनों को जोड़ करके। तो 28 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों के, तो यही वर्तमान में है आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां PM 2.0 के तहत राज्य घटक के माध्यम से राज्य सरकारों की अधिक भूमिका सुनिश्चित की गई थी। ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि राज्य सरकारों को अधिक काम दिया गया था। वहीं के तहत जिला कौशल समितियों डिस्ट्रिक्ट स्किल काउंसिल्स के माध्यम से जिला प्राधिकरण को अधिक भागीदारी की परिकल्पना की गई है। राज्य कौशल विकास मिशनों के निर्देशन में जिला कौशल समितियों कौशल अंतराल की समस्या का समाधान करने और जिला स्तर पर
भूमिका निभाएंगी। तो इसमें दोस्तों मुख्य रूप से आपको ये देखना है ना कि ये योजना कब लॉन्च हुई थी। तो 15 अगस्त 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया था पहली बार। यही चीज पूछे जाने की ज़्यादा संभावना। 3.0 तो मान ली कि उसमें देखा जाता है, अभी देखते हैं कुछ अगर ऐसा है पूछने लायक। थ्री पॉइंट जीरो के योजना के निम्न दो घटक होंगे, केंद्रीय घटक, राज्य घटक। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जाएगा और राज्य कौशल विकास मिशनों। इस योजना के संपूर्ण लक्ष्य को केंद्र एवं राज्यों के घटक के मध्य 75-25 के अनुपात में विभाजित किया गया है। ये चीज़ याद रखिए। 3.0 में जो दोस्तों 75-25 के अनुपात में विभाजित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन वर्ष 1987 में भारत की प्रथम अंतर्राज्यीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। यह 1750 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है, जो हजीरा गुजरात, विजयपुर मध्य प्रदेश तथा जगदीशपुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ये कब शुरू हुई थी दोस्तों? 1987 में। और इसकी लंबाई कितनी है? 1750। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर आप देख लिए। हजीरा गुजरात में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में है और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में। कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन की लंबाई 450 है। तो ये की गई थी दोस्तों 1750 की, अब ये 450 की है। ये देखिए, इस गैस पाइपलाइन का निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया। यह गैस पाइपलाइन कोच्चि, कुटनाद, कन्नूर तथा मंगलुरु आदि शहरों से होकर गुजरेगी। गैस पाइपलाइन से दक्षिण भारत के राज्य क्रमशः केरल और कर्नाटक लाभान्वित होंगे। इस पाइपलाइन की परिवहन क्षमता 12 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे है। ठीक है ना? 12 MMSCMD इसका फुल फॉर्म दिया है दोस्तों, ये बीच में देख रहे हैं जो ब्रैकेट में, मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे। यह पाइपलाइन कोच्चि, केरल स्थित LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस पुनर्गैसीकरण टर्मिनल रीगैसिफिकेशन टर्मिनल से मंगलुरु दक्षिण कन्नड़ जिला कर्नाटक तक प्राकृतिक गैस का परिवहन करेगी। तो कोच्चि से केरल। ठीक है दोस्तों, मैंने ये जो कोच्चि से मंगलुरु और ये कहाँ पर, केरल से कर्नाटक। ठीक है ना? ये अगर कहा जाए कि जगहों का नाम क्या है दोस्तों, तो कोच्चि और मंगलुरु हो गया, और राज्य के कौन कौन से हो गए? केरल और कर्नाटक। इस दौरान यह केरल के एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर तथा कासारगोड जिले से होकर गुजरेगी। कुटनाद इस परियोजना का एक प्रमुख जंक्शन है, जहां से यह पाइपलाइन दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा मंगलुरु तक जाती है, जबकि दूसरी शाखा तमिलनाडु के कोयम्बटूर, ईरोड, सलेम,
धर्मापुरी कृष्णागिरी जिले से होते हुए बेंगलुरु तक जाती है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे क्या कर रहा है दोस्तों। रामनाथपुरम थूथुकुडी गैस पाइपलाइन परियोजना। रामनाथपुरम थूथुकुडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। तो दोस्तों देखिए वो कह रहा है कि 17 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल कारपोरेशन, ठीक ना, इंडियन ऑयल कारपोरेशन की रामनाथपुरम थूथुकुडी, जिसको तूतीकोरिन भी कहते हैं, नहीं तूतीकोरिन के थूथुकुडी से, और यहाँ पर कौन सी ऑयल कारपोरेशन कंपनी दोस्तों, इंडियन ऑयल कारपोरेशन, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। यह पाइपलाइन 1445 किलोमीटर लंबे गैस पाइपलाइन का 143 किलोमीटर लंबा खंड है। जो ये 1445 इसका नहीं है, ठीक है ना, 1445 जो बनना था उसमें से 143 तो ये जैसे 1445 जो बनना है एनोर, तिरुवल्लूर, बेंगलुरु, पुदुचेरी, नागपट्टिनम, मदुरई, तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का 143 किलोमीटर लंबा खंड है। रामनाथपुरम थूथुकुडी पाइपलाइन की क्षमता 8 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे है। हम लोग देखे थे ना, ऊपर बता रहा था, तो अब समझ ली कि इसका इसी तरह से नापा जाएगा। ये जो देखिए ये वाला MMSCMD, MMSCMD, तो मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। नरेंद्र मोदी ने हल्दिया पश्चिम बंगाल, डोभी बिहार, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है दोस्तों। तो डोभी और दुर्गापुर, ये हल्दिया में, ठीक है ना, हल्दिया कहाँ पर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ही है। आप जानते हैं कि हल्दिया बहुत फेमस जगह है। तो डोभी दुर्गापुर, इस पाइपलाइन की लंबाई 348 किलोमीटर है और पाइपलाइन की क्षमता 8 MMSCMD है। और MMSCMD आप जान गए क्या है। यह पाइपलाइन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का अंग है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा। तो इसमें ये लंबाई जो है दोस्तों महत्वपूर्ण है और क्षमता महत्वपूर्ण है। कहाँ से कहाँ तक जा रही है ये महत्वपूर्ण है। यह पाइपलाइन प्रत्यक्ष रूप से पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त बिहार एवं झारखंड के 10 जिलों को भी लाभान्वित करेगी। यह पाइपलाइन पश्चिम बंगाल को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी। इसके निर्माण में 11 लाख मानव दिवसों के रोजगार का सृजन हुआ। इस पाइपलाइन का निर्माण लगभग 2400 करोड़ रुपए की लागत से गेल इंडिया, ठीक है ना, अब ऊपर देखे थे ये थूथुकुडी वाला जो दोस्तों, ये इंडियन कारपोरेशन का था, इंडियन ऑयल कारपोरेशन का, यहाँ पर गेल इंडिया का है। तो इस तरह से याद रखेंगे कौन कौन सी कंपनी का वो मैंने उस पर स्वामित्व है या उस पर कौन काम करेंगी। अब देखिए लाइट हाउस परियोजना। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना को 6 राज्यों के 6 स्थानों पर 6 अलग अलग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पूरा किया जाएगा।
तो ये सब भी इक्वेशन बनाने की कोशिश की जाती है ताकि मैटर हाईलाइट रहे। 1 जनवरी 2021 वर्चुअल माध्यम से, ठीक ना। लाइट हाउस परियोजना को 6 राज्यों के 6 स्थानों पर 6 अलग अलग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पूरा किया जाएगा। लाइट हाउस परियोजना केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये मॉडल आवासीय परियोजनाएं हैं। ये मॉडल आवासीय परियोजना है जिसके तहत किसी क्षेत्र की स्थानीय जलवायु और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ, मजबूत और भूकंपरोधी मकान बनाए जाएंगे। टिकाऊ, मजबूत और भूकंपरोधी मकान बनाए जाएंगे। लाइट हाउस, लाइट का मतलब वो प्रकाश वाला नहीं, हल्का। इस परियोजना को वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती इंडिया ग्लोबल हाउस टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत शुरू किया गया है। LHP के तहत, LHP का मतलब लाइट हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत अगरतला त्रिपुरा, रांची झारखंड, इंदौर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजकोट गुजरात और चेन्नई तमिलनाडु में मकान बनाए जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, अगरतला, रांची, इंदौर, लखनऊ, राजकोट, चेन्नई, इतना याद रखेंगे तो राज्य तो आपको याद ही रहता है। तो देखिए, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4, 5 और 6। इस परियोजना के तहत उपयुक्त राज्यों में प्रत्येक स्थान पर लगभग 1000 मकानों का निर्माण किया जाएगा। 6 अलग अलग स्थानों के लिए चयनित 6 विभिन्न प्रौद्योगिकियों एवं प्रस्तावित मकानों की संख्या निम्न सारणी के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। आइए देखते हैं। ये हो गया दोस्तों LHP, चयनित प्रौद्योगिकी, देश और प्रस्तावित मकानों की संख्या। तो अगरतला में जो बनाएगा दोस्तों, ये न्यूजीलैंड की प्रौद्योगिकी प्रयोग होगी। ठीक है ना, न्यूजीलैंड के देश की जो प्रौद्योगिकी है। और 1000, इसमें क्या ये सब प्रौद्योगिकी है दोस्तों। ये देश याद रख लीजिए, ये पूछ लेगा कि यहाँ पर कौन सा देश इन्वॉल्व है। रांची जो दोस्तों जर्मनी 3D, चलिए इंदौर में दोस्तों चीन की प्रौद्योगिकी प्रयोग में आएगी। और लखनऊ में कनाडा। तो भैया यूपी वाले याद रख लेंगे इसको, ठीक है ना। और इसको हम और देखते हैं। PVC स्टे इन प्लेस फार्म वर्क सिस्टम। PVC स्टे इन प्लेस फार्म वर्क सिस्टम। राजकोट में जो दोस्तों फ्रांस, चेन्नई में फिनलैंड और अमेरिका। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए, LHP के तहत मकानों का निर्माण अधिकतम 12 माह में पूर्ण करना होगा। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर्स घोषित किया था। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री ने 19-20 को निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया था। ये भी पूछ सकता है, ऑप्शन में दे करके पूछ लेगा। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर, निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष के अंक के रूप में प्रधानमंत्री ने लाइट हाउस परियोजना के अतिरिक्त नवाचारी निर्माण प्रौद्योगिकियों पर एक प्रमाणन सर्टिफिकेशन कोर्स नवरीति न्यू अफोर्डेबल वैलिडेटेड रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन हाउसिंग को लॉन्च किया। ठीक ना, नवरीति। ये जो दिया दोस्तों NAVARITIH। तो
नौ रीति, आप इसको याद रखें, ये रीति लिखा है लेकिन नौ रीति, यच को आप भूल ना जाना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आज एक चल रहा है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, एक गाना चल रहा है। अब देखिए 100वीं किसान रेल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021 में दूध, मांस और मछली सहित शीघ्र खराब दूध, मांस, मछली सहित शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी साझेदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी के माध्यम से किसान रेल की शुरुआत करने की घोषणा की थी। इस परिप्रेक्ष्य में 7 अगस्त 2012 को देवलाली कहाँ है दोस्तों, नासिक महाराष्ट्र, दानापुर के मध्य प्रथम किसान रेल का परिचालन प्रारंभ किया गया था। इसको याद रखेंगे, ये पूछा है किसी एग्जाम में, ठीक ना। देवलाली से दानापुर। किसानों की मांग पर बाद में इस किसान रेल का विस्तार मुजफ्फरपुर तक कर दिया गया। दानापुर जो पटना में बिहार में था, तो मुजफ्फरपुर तक कर दिया गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जो निर्मला सीतारमण जी कार्यक्रम शुरू किए हैं, उसका जो 100वीं ट्रेन थी, यह रेलगाड़ी संगोला से शालीमार के मध्य परिचालित होगी। संगोला कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में है, और शालीमार पश्चिम बंगाल में है। प्रस्तावित किसान रेल एक प्रकार का चलता फिरता शीत भंडार, कोल्ड स्टोरेज है, जिसके माध्यम से शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों जैसे फल, सब्जियों, दूध इत्यादि को पूर्ण सुरक्षा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। किसान रेल के माध्यम से परिवहन हेतु कृषि उत्पादों की कोई न्यूनतम मात्रा निर्धारित नहीं की गई है, अर्थात किसान रेल के माध्यम से कम लागत पर छोटे से छोटे उत्पाद भी बड़े से बड़े बाजारों तक सुरक्षित पहुंच सकते हैं। ये याद रख लीजिए, इसमें मात्रा निर्धारित नहीं की गई कि आप इतना ही भेजेंगे। कृषि उत्पादों की ढुलाई की व्यवस्था का समन्वय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, समन्वय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल के तहत भारतीय रेल के माध्यम से किसी भी अधिसूचित फलों एवं सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी प्रदान कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल, ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल के तहत भारतीय रेल के माध्यम से किसी भी अधिसूचित फलों एवं सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी प्रदान कर रहा है। 30 जुलाई 2021 तक की स्थिति के अनुसार देश भर में 72 मार्गों पर इतने किसान रेल सेवाओं का परिचालन किया जा रहा है। 72 मार्गों पर 1040 किसान रेल सेवाओं का परिचालन किया जा रहा है। अब देखिए आगरा मेट्रो परियोजना। भारत में सर्वप्रथम मेट्रो की शुरुआत 1984 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुई थी। 1984 भारतीय इंजीनियर ई श्रीधरन को मेट्रोमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत चर्चित फैक्ट है, इसलिए मैं बहुत इस पर जोर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इतना आप जानते हैं बेसिक। अब करंट क्या है उसको हम लोग देखेंगे। 1984 में शुरू हुई और ई श्रीधरन को मेट्रोमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है।
मेट्रो सेवा को परिवहन की द्रुत पारगमन प्रणाली, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी कहते हैं। दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर भारत के पहले चालक रहित रेल परिचालन का शुभारंभ किया। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर भारत के पहले चालक रहित रेल परिचालन का शुभारंभ किया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। आगरा मेट्रो परियोजना का शिलान्यास किया था। बस ये समझिए कि आगरा में भी मेट्रो आ गई। उत्तर प्रदेश में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि किन किन शहरों में मेट्रो का संचालन शुरू हो गया है, मेट्रो लगभग दौड़ने की स्थिति में। आगरा मेट्रो परियोजना के अंतर्गत 2 कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 29.4, ये चीज पूछ सकता है, ठीक है ना, 29.4 किलोमीटर होगी। पहले कॉरिडोर की लंबाई 14 किलोमीटर होगी, जो ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा के मध्य बनाया जाएगा। जो ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा के मध्य बनाया जाएगा। इसमें कुल 13 मेट्रो स्टेशन होंगे, जिनमें से 6 इलेवेटेड माने जमीन से ऊपर, जैसे आप देख रहे हैं पोल बना करके, तथा 7 भूमिगत अंडरग्राउंड होंगे। दूसरे कॉरिडोर की लंबाई 15.4 किलोमीटर होगी, जो आगरा कैंट से कालिंदी बिहार के मध्य निर्मित होगा। इस पर निर्मित होने वाले सभी 14 मेट्रो स्टेशन इलेवेटेड होंगे, ये सभी ऊपर ऊपर बनेंगे। इस परियोजना का वित्त पोषण अंशतः भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समान समता आधार, इक्वल इक्विटी बेसिस पर, तथा अंशतः अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से ऋण के माध्यम से किया जाएगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश के संयुक्त उद्यम मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का पुनर्गठन उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के रूप में किया गया है, ठीक ना। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आई थी, तो वही कह रहा है कि लखनऊ मेट्रो कॉरपोरेशन का पुनर्गठन उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में किया गया है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम मेट्रो सेवा लखनऊ मेट्रो है, जो वर्ष 2017 से परिचालन में है, जबकि दूसरी मेट्रो सेवा नोएडा, जो वर्ष 2019 से परिचालन में है। मेट्रो लाइन एंड मेट्रो न्यू, केंद्रीय बजट द्वारा मेट्रो लाइट है दोस्तों, मेट्रो लाइट एवं मेट्रो न्यू नामक 2 नई प्रौद्योगिकियों की तैनाती प्रस्तावित की गई है। मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू 21-22 के बजट में टियर 1 शहरों के आसपास के क्षेत्रों एवं टियर 2 शहरों के समान अनुभव, सुविधा एवं सुरक्षा के साथ अपेक्षाकृत काफी कम लागत पर मेट्रो रेल प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु मेट्रो लाइट एवं मेट्रो न्यू की तैनाती की जाएगी। काफी कम लागत पर। मेट्रो लाइट संस्करण सामान्य मेट्रो की 40% लागत पर तथा मेट्रो न्यू संस्करण सामान्य मेट्रो की 25% लागत पर निर्मित किया जा सकेगा। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में मेट्रो लाइट परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके वर्ष 2024 तक पूर्ण होने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, देखिए गोरखपुर उत्तर प्रदेश मेट्रो लाइट परियोजना 2024 तक पूर्ण होने की संभावना है। गोरखपुर मेट्रो लाइट परियोजना की प्रस्तावित लंबाई 27.5
किलोमीटर है। तो इसका था दोस्तों लंबाई कितना, 29.4 किलोमीटर। ठीक है ना, 29.4 किलोमीटर आगरा वाला हो गया, और ये हो गया 27.84। 27 29 याद रखेंगे। तो 29 आगरा वाला है, 27 गोरखपुर वाला है, यही ना। हाँ, 27 गोरखपुर वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। जो मेन मेन फैक्ट है उस पर जब तक आप दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे याद नहीं होंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारत के शीर्ष 10 पुलिस थाने, शीर्ष 10 टॉप 10 पुलिस स्टेशन की सूची जारी की। देश के सबसे बेहतर पुलिस थानों के लिए सर्वेक्षण किया गया था। थानों का चयन करना तथा पुलिस थानों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करना। यह सूची वर्ष 2015 में कच्छ गुजरात में आयोजित पुलिस महानिदेशकों सम्मेलन के दौरान अनुरूप जारी की गई। ठीक है ना। देश के 16,671 पुलिस थानों में से शीर्ष 10 पुलिस थानों का चयन किया गया। तो देश में पुलिस थानों की संख्या कितनी है दोस्तों, 16,671। अब देखिए 10 पुलिस थाने जो हैं कौन कौन से हैं, ये जो दिया हुआ 10 ठो, और इसमें जो राज्य जिला, ठीक ना। तो इसमें दोस्तों हम लोग चलेंगे, देखते हैं कि उत्तर प्रदेश कहीं पर है। ये है अपना उत्तर प्रदेश 8वें नंबर पर, मुरादाबाद जिला। और कांठ जो है पुलिस स्टेशन है, कांठ, काठ नहीं कांठ। इसमें जो दोस्तों थोड़ा सा आप हिंदी को प्रोनाउंस करने में अपना ध्यान रखिए, और कोशिश करना चाहिए कोई भी काम बेहतर करने की। तो उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिला कांठ, कांठ मुरादाबाद आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में रामायण क्रूज सेवा, रामायण क्रूज सेवा। अब देखिए अभी इसमें पूछ लेगा दोस्तों कि टॉप 10 में उत्तर प्रदेश का कितना है, तो एक है। कई प्रकार से प्रश्न बनाया जा सकता है, ठीक है ना। को तत्कालीन केंद्रीय पतन परिवहन मनसुख मांडविया, अब मनसुख मांडविया जो दोस्तों ये स्वास्थ्य मंत्री हो गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री हो गए हैं। अभी जो उस समय ये इनके पास था ये वाला मंत्रालय। अयोध्या में सरयू नदी पर शीघ्र ही पहली लग्जरी रामायण क्रूज सेवा, अयोध्या में सरयू नदी पर शीघ्र ही पहली लग्जरी रामायण क्रूज सेवा की सेवा शुरू की जाएगी। क्रूज सेवा के लिए सभी अवसंरचनात्मक सहयोग पतन एवं पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय करेगा। पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय करेगा सभी, ठीक है ना। अब देखिए क्रूज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रक्षा एवं सुरक्षा की सुविधा होगी। क्रूज की आंतरिक साज सज्जा श्री रामचरितमानस पर आधारित होगी। 80 सीटों वाले क्रूज पूरी तरह से वातानुकूलित होगी। घाटों की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए यह क्रूज बड़ी कांच की खिड़कियों से लैस होगा। कांच माने वही शीशा। क्रूज के माध्यम से पर्यटकों को 1 से लेकर 1.5 घंटे की अवधि के रामचरितमानस टूर पर ले जाया जाएगा। चरितमानस टूर पर ले जाया जाएगा। इस दौरान गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस पर बनी विशेष फिल्म दिखाई जाएगी।
एकता क्रूज सेवा। नरेंद्र मोदी ने केवड़िया नर्मदा गुजरात में एकता क्रूज सेवा का उद्घाटन किया। पर्यटक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का दर्शन कर सकेंगे इस माध्यम से। वही एकता दिवस 31 अक्टूबर वाला। तो एकता आप सरदार वल्लभ भाई पटेल से एकता दिवस को जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का दर्शन कर सकेंगे। यह क्रूज सेवा श्रेष्ठ भारत भवन से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के मध्य 6 किलोमीटर की दूरी तक संचालित होगी। श्रेष्ठ भारत भवन से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। अब देखिए वाराणसी से चुनार क्रूज सेवा, देख रहे हैं ना क्रूज सेवा। यह क्रूज सेवा वाराणसी के रविदास घाट से शुरू होकर चुनार के किले तक जाएगी। वाराणसी चुनार, बहुत अच्छी सारी ये सब स्कीम्स हैं। इस बीच सुलंटेश्वर महादेव मंदिर, सुलटंकेश्वर, विंध्याचल धाम, मिर्जापुर की भी यात्रा इस क्रूज सेवा में पूर्ण होगी। तो बनारस के रविदास घाट से शुरू होकर चुनार के किले तक जाएगी। और इस बीच आप क्या क्या देख सकते हैं, बनारस का सुलटंकेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर, विंध्याचल धाम और मिर्जापुर की भी यात्रा कर सकेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन। तो देखिए दोस्तों क्या क्या आपको देखना है। 16वीं थी, वैसे खास तौर से बिहार के जो विद्यार्थी हैं वो देखेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये तो पूछ ही सकता है कि कितनी सीट प्राप्त हुई, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या देखने लायक चीजें हैं, ठीक ना। 16वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है। ये क्या कह रहा है कि 16वीं विधानसभा कार्यकाल 15 से 20 तक निर्धारित है। समाप्ति से पूर्व नई विधानसभा गठन के लिए। अच्छा, ये तब 17वीं हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए वो जो 16वीं का आ रहा था दोस्तों, वो 15 से 20 वाली का आ रहा था। 15 से 2020 वाली जो थी दोस्तों। अब देखिए 17वीं विधानसभा के गठन हेतु चुनाव 3 चरणों में। ये कितने चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं ये भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो जो बिहार से होंगे वो इसको देख लेंगे। मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो दोस्तों मतों का प्रतिशत जो हो गया 57.05, मैंने पिछली बार से कुछ बढ़ा है, ठीक है ना। 15 में इतना था और 20 में इतना हो गया 57 तो 100 में से 57 लोग ही वोट दे रहे हैं। चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी एनडीए और तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के मध्य था। अब देखिए इसमें जो देखिए चुनाव परिणाम के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 243 में से 125 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया। तो किस राज्य में कितनी सीटें हैं ये आपको एकदम याद होना चाहिए, कोशिश करें कि याद रहे, ठीक है ना। जबकि महागठबंधन को 110 सीटें प्राप्त हुई। बहुत नेक टू नेक फाइट थी दोस्तों। अब देखिए महागठबंधन की पराजय के बावजूद आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहा। 17वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या लगभग 11% है। 17वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या 11% है। उपरांत निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड को बिहार में एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। नीतीश कुमार ने राजेंद्र मंडप
में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लगातार चौथा एवं कुल 7वां अवसर है जब नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। अरे बाप रे बाप, तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई। लगातार चौथा और कुल 7वां अवसर है जब नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है, ठीक है ना। 7 बार मुख्यमंत्री पर। अब देखिए, साथ ही तारकिशोर प्रसाद तथा सुश्री रेणु देवी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में, तो उप मुख्यमंत्री वाला एक कंसेप्ट बीजेपी चालू कर दिए दोस्तों, ठीक है ना। और ये दूसरे लोग को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें यह है दोस्तों कि तुष्टिकरण की राजनीति होती है, एक दूसरे को संतुष्ट किया जाए। उप मुख्यमंत्री का मतलब होता है चुप मंत्री, चुप मुख्यमंत्री। जैसे उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि अब ज़्यादा लोग को कर दें तो छीना झपटी होने लगती है कि नहीं भाई ये मेरा पावर है, मेरा पावर। नाम तो दे दिए हम मुख्यमंत्री, लेकिन सब उप मुख्यमंत्री ये हो गया है, लेकिन सब मुख्यमंत्री ही करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग विद्यार्थी हैं और हम लोग विद्यार्थी को अपने टारगेट पर फोकस करना है। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जो है दोस्तों, 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। मुंगेर जिला स्थित लखीसराय विधानसभा 4 बार विधायक रहे भाजपा के विजय कुमार सिन्हा को 17वीं विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विजय कुमार सिन्हा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। अब देखिए, पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं, ठीक है ना। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित इनको शपथ दिलाए हैं, इतना ही याद रखिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह विदा हो लिए, खुद दे दिए विदा हो लिए, ठीक है ना। कहे कि नहीं अब हमारी विदाई करो। क्या घटनाएं थी आप सब जानते हैं, यहाँ पर उसका चर्चा करना कोई मतलब नहीं है। अन्य राजनीतिक बदलाव, भूपेंद्र पटेल बने 17वें मुख्यमंत्री गुजरात के। विजय रूपाणी त्याग पत्र दे दिए। अब देखिए, पुष्कर धामी बने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री। अब देखिए, पुष्कर धामी से पूर्व तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। तीरथ सिंह रावत सबसे कम दिन 114 दिन तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। तीरथ सिंह रावत सबसे कम दिन 114 दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। अब देखिए, वसवराज बोम्मई, आप जानते हैं सब बदलाव अब देखे हैं, लेकिन एक बार देख ले 30वें मुख्यमंत्री। तो कर्नाटक में बहुत मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं दोस्तों, ठीक है ना। वसवराज बोम्मई, BS येदियुरप्पा इस्तीफा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, राज्यपालों का स्थानांतरण एवं नई नियुक्तियां। तो अब उत्तराखंड के राज्यपाल, अब पूर्व राज्यपाल हम लोग नहीं देखेंगे दोस्तों, ठीक ना। उत्तराखंड के राज्यपाल हो गए गुरमीत सिंह, पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु के दोस्तों RN रवि, नागालैंड के जगदीश मुखी। अब देखिए, लुहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना, लुहरी 210 मेगावाट क्षमता के लुहरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में सतलज नदी पर। यही हमको देखना है, ठीक है ना। जो मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, इन सर्कल कर रहा हूँ, जिसे गोला कर रहा हूँ दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ पर फोकस करिए। और सब रामायण कथा कहानी पढ़ने से प्रीलिम्स में कोई मतलब नहीं है। तो 210 मेगावाट क्षमता लुहरी जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में। आगे चलते हैं, देखते हैं। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की चरण तीसरा देखिए क्या कह रहा है।
सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता 382 मेगावाट होगी। अब देखिए राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दौरान हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ इस परियोजना हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित हुआ था। राइजिंग हिमाचल, अब देख रहे हैं कि हर एक राज्य अपना वो इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, उसी तरह से जैसे हिमाचल प्रदेश में भी हुआ था राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर मीट। इस परियोजना की लगभग 40 वर्ष की जीवन अवधि के दौरान इतने करोड़ निःशुल्क बिजली हिमाचल प्रदेश को प्राप्त होगी। 40 वर्ष की जीवन अवधि के दौरान इतने करोड़ रुपए की निःशुल्क बिजली हिमाचल प्रदेश को प्राप्त होगी। इस परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों को अगले 10 वर्षों तक प्रति माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखिए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। तो ये बता रहा है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स को वर्ष 1994 में स्थापित बंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। यह सूचकांक वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत भारत के राज्यों को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन गवर्नेंस परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। आइए आगे देखते हैं। आप देखिए 30 अक्टूबर 2020 को पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की गई। ठीक है दोस्तों, पब्लिक अफेयर इंडेक्स का यह 5वां वार्षिक संस्करण है। राज्यों के प्रशासनिक गुणवत्ता का आकलन प्रस्तुत किया गया है। 19-20 के दौरान राज्यों के प्रशासन का पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 निम्नलिखित 3 स्तंभों, ये देखिए जितने स्तंभों पर कोई चीज होता है दोस्तों तो ये पिलर्स भी याद किया करिए, ठीक ना। 5 पिलर्स, 5 थीम्स एंड 13 सतत SDG और 50 संकेतकों के आधार पर शासन की गुणवत्ता का निर्धारण करता है। 3 पिलर्स, 5 थीम्स और क्या दोस्तों 13 SDG लक्ष्यों और 50 संकेतकों के आधार पर शासन की गुणवत्ता का निर्धारण करता है। इसमें 3 पिलर्स कौन कौन से हैं? इक्विटी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। इक्विटी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, समता, समृद्धि और संवहनीयता। ये 3 पिलर्स हो गए दोस्तों। और 5 थीम्स कौन कौन से हैं? वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, रूल ऑफ लॉ, रेगुलेटरी क्वालिटी, कंट्रोल ऑफ करप्शन। और जो ये 13 SDG जो दिया होता है, SDG के 1 से लेके 1, 2, 3, इसमें जो देखिए 11 के बाद जो है 13, 14 सब गायब कर दिए, तो 13 ये SDG इंडेक्स हो गया। बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है। ठीक है दोस्तों, बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल जो है सर्वश्रेष्ठ है। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा सर्वश्रेष्ठ है। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ प्रशासित केंद्र है। इतना आप याद कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी का यहाँ पर आगे जो लिस्ट देगा, यहाँ पर केरल हो गया, उसके बाद तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश।
केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा इसको देख लिया करिए ताकि कई बार मिलान करने को दे देता है। अंतिम 5 बड़े राज्य, तो आपके उत्तर प्रदेश का रैंक जो है दोस्तों 18वां है। यूपी एकदम याद करिए, चाहे जहाँ भी दिया हो, या आप जिस स्टेट से, बिहार वाले भाई लोग बिहार देख लेंगे, और मध्य प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश राजस्थान देखेंगे। जो आदमी जिस एग्जाम का, जिस स्टेट का एग्जाम फोकस कर रहा है उसको देखेगा, ख्याल कर लेगा। तो उत्तर प्रदेश को 18वां स्थान है प्रशासित वाले में। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज मेन है, ठीक है ना, ये चीज मेन है, इसको स्टार करके लगा लीजिए। बड़े राज्यों में केरल सर्वश्रेष्ठ है, छोटे राज्यों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़। चलिए आगे चलते हैं। यह संरक्षण केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और केंद्र प्रायोजित योजनाओं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को लागू करने के मामले में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों द्वारा किए गए कार्य प्रदर्शन के आकलन पर आधारित है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। चलिए, सर्वे के तहत 65 मंत्रालयों व विभागों से कुल 250 केंद्रीय तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं की कार्यान्वयन के बारे में जानकारी एकत्रित की गई और उनके प्राप्तांकों की गणना की गई। डाटा शासन गुणवत्ता आकलन में सर्वाधिक 4.49 का स्कोर प्राप्त कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय शीर्ष पर रहा है। ठीक है दोस्तों, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय शीर्ष पर रहा। ये 29 नंबर पेज है, ये देख लेते हैं कै नंबर का पेज है। एक जगह पेज गड़बड़ हो गया था, तो देखिए 29 के बाद ये 32 दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। 29 के बाद ये क्या दिखा रहा है, 32, तो इसको हम सही करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे कि इसमें पीडीएफ जो है उसमें 29 के बाद सीधे 32 नंबर पेज पर जा रहा है, तो हम लोग इसको यहीं पर रोकते हैं, ठीक है ना। इसको, इसी स्कीम को उसके बाद अगली वीडियो में दोस्तों मैं फिर वहां से कंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि देखिए गलत बताना ठीक नहीं है और सीक्वेंस आपका नहीं बिगड़ना चाहिए और ना ही मैं बिगड़ने दूंगा। तो हम लोग देख रहे थे पब्लिक अफेयर इंडेक्स। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में दोस्तों ये पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी किया जाता है, ये देखते हम लोग। और इसमें बाकी का जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो मेन चीज है, यूपी को 18वां रैंक प्राप्त है। और इसको याद रखिए, ये महत्वपूर्ण है, यहीं से प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। कि बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, केरल है। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़। तो चलिए दोस्तों, आगे का जो है हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, ताकि फिर सीक्वेंस ना गड़बड़ हो। कम पढ़े लेकिन अच्छे से पढ़े। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो उसको लाइक करके शेयर करिए, ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अंतिम में दोस्तों, आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन ही हमें और हमारी टीम को मोटिवेशन प्रदान करता है। तो इतना आपको भी जरूर करना चाहिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन बना रहे। चलिए, आप सभी को पुनः धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।